Assalamu alaikum dear students, welcome in the 17th lecture of design and analysis of algorithm। आज के इस लेक्चर में जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग मैचिंग को कि स्ट्रिंग मैचिंग क्या होती है, इसी कौन कौन सी टेक्निक है, तो आज हम उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद दो टेक्निक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं आज की जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है जो हमें डिस्कस करनी है, द रैबिन-कैर्प एल्गोरिदम। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग मैचिंग का एल्गोरिदम है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर m नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर तो 1 बाय 1 ये तमाम को मैच करता है, और मैच करने के बाद जहाँ पर एग्जैक्ट मैचिंग परफॉर्म हो रही होती है हमें वो पॉइंट मिल जाता होता है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो है ना ये हमारा जो पॉइंट है ना ये एग्जैक्ट मैचिंग का पॉइंट है, या स्ट्रिंग जो हमारी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैच है। स्ट्रिंग मैचिंग से मुराद ही क्या, हम लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में कि स्ट्रिंग मैचिंग होती क्या है, इसमें हम करते क्या होते हैं। तो अब होप्स आपको आप वो लेक्चर सुन चुके होंगे और आपको स्ट्रिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाहें तो हम किस तरह से इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो भी लेंथ है किसी भी ट्रांजिशन की, जो हमारे पास स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो हमने क्या कर दी, स्टोर करवा दी n के अंदर। देन क्या हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो उनकी लेंथ है वो हमने स्टोर करवा दी m के अंदर। और देन हम क्या करेंगे, dm माइनस 1 m इनके जो हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर है उनमें से 1 को माइनस करेंगे, उसका मॉड लेंगे q के साथ और उसको स्टोर करवा देंगे किसमें, h के अंदर। देन p को हम p में स्टोर करवा देंगे, p को इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से, और t नॉट को इनिशियलाइज करवा देंगे किससे, 0 से। और इनके 0 जो पॉइंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, वहां से मैचिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं, आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लूप हम स्टार्ट करेंगे 1 से और कहां तक जाएगी, m तक जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद है वहां तक। और उसके अंदर फर्दर एक और लूप चलाएंगे कि हम क्या करेंगे जिसके थ्रू कि जो हमारे पास p लेंथ का हमारे पास ये जो हमने p इनिशियलाइज करा था 0, तो हमने इस पॉइंट में इंक्रीमेंट करवाना है। जो हमारे पास टोटल p लेंथ है हमारे पास उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा लेना है इसके लूप के वाइज। इनके अगर फर्स्ट आपके पास आ रहा है तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स आ रहा है सेकंड, थर्ड आ रहा है थर्ड, अप टू सो ऑन, और मॉड लेते जाना है क्यू के साथ। और ये हमने ये काम परफॉर्म करते रहना है तब तक जब तक कि हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। लूप का मतलब क्या होता है कि हमने कंप्लीट जो हमारी स्ट्रिंग है हमने वो कंप्लीट करनी है लूप के थ्रू। और उसके बाद क्या करेंगे, टी नॉट के अंदर हम जो रिजल्ट स्टोर करवा देंगे क्या करेंगे, डी टी नॉट प्लस टी क्या जो हमारे पास टोटल हमारी जो लेंथ थी उसमें जो हमारा लूप वाइज हम फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स था ये लूप चलती रहेगी और उसका भी मॉड लेते रहेंगे क्योंकि सबसे जो रिजल्ट आएगा उसको टी नॉट में स्टोर करवा लेंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, एक और लूप चलाएंगे, एस से स्टार्ट करेंगे और इनको उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। इसको हमने वेरिएबल दे दिया एस और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, और कब तक चलेगी ये n माइनस m तक। अब n यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें जो हमारे पास टोटल ट्रांजिशंस की लेंथ है और हमारे पास m क्या है, टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ है, ठीक है ना। तो n माइनस m करके हम जो है ना n माइनस m तक ये लूप चलेगी। और उसके बाद हमने जब लूप चलेगी तो हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है, चेक करना है कि अगर तो p की वैल्यू ts के इक्वल है। अब p यहाँ पर हमारे पास क्या है, p 0 है, ठीक है ना। और उसके बाद ts हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही होगी, ट्रांजिशन आ रही होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे s हो जाएगा। तो अगर ये इसके इक्वल है देन क्या करें कि फर्स्ट से लेकर m तक क्योंकि हमने चलना है वो हम हर एक को ना इस साथ मैच करते चले जाएंगे। तो जहाँ पर ये पैटर्न मैच हो जाएगा तो हम ये बता देंगे पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट, ठीक है ना, फिर शिफ्ट s। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चेक करें कि क्या s की वैल्यू लेस देन n माइनस m है। अगर तो ऐसा है देन क्या होगा, ts में 1 का इजाफा कर देंगे और क्या कर देंगे हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे डी टी एस माइनस टी करके एस प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय एच करके उसके अंदर हम जो हमारे पास टोटल ट्रांजिशन है उनको ऐड करेंगे। और ट्रांजिशन का जो ऐड का प्रोसेस होगा वो इस तरह से होगा कि एस प्लस एम प्लस 1 कर देंगे और उसका मॉड ले लेंगे क्यू के साथ। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, टी एस प्लस 1 के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा क्योंकि ये एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हम इसी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से ये एल्गोरिथम क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास स्टेटमेंट अवेलेबल है कि फॉर स्ट्रिंग मैचिंग वर्किंग मॉड्यूल q इज इक्वल टू 11। तो q यहाँ पे हमें पहले गिवन है, वो क्या है 11। हाउ मैनी स्पूरियस हिट्स डज द रैबिन-कैर्प मैचर एनकाउंटर इन टेक्स्ट t, कि हमारे पास एक टेक्स्ट है t, ये देखें वो टेक्स्ट क्या हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें कितनी रैबिन-कैर्प मैचर के एनकाउंटर जो हमारे पास
स्पीरियस हिट्स होंगी वो काउंटर करनी पड़ेंगी। तो टी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या हमारे पास 26 है, ठीक है। अगर ये टोटल जो टेक्स्ट है हमारे पास इनके आगे हम करेक्टर की काउंट करें तो टोटल 26 करेक्टर, यहाँ पर ये कम लिखे हुए हैं क्योंकि ये आगे कंटिन्यू का साइन यही बता रहा है कि टोटल जो हमारे पास गया है 26 करेक्टर्स हैं, ठीक है ना। हेयर टी डॉट लेंथ इज इक्वल टू 11, सो क्यू इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। एंड पी मॉड क्यू इज इक्वल टू 26 मॉड 11 इज इक्वल टू 4। तो हम अगर इसका मॉड लें 26 मॉड 11 लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4, विच मीन्स कि हमें 4 जहां पर आ रहा होगा वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर क्या कंडीशन है, किस तरह से 4 आ रहा है, उस हिसाब से हम जो रिमाइंडर इनके मॉड लेन पर जो रिमाइंडर 4 आ रहा होगा अगर, तो हम देन बताएं कि हाँ जी यहाँ पर ये एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं कर रही। नाउ फाइंड द एग्जैक्ट मैच ऑफ पी मॉड क्यू, कि पी मॉड क्यू के लिए हमने एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम देखिए टी हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, पी क्या है 26 है। तो फर्स्ट हम जो है ना ट्रांजिशन लेने जा रहे हैं, इनके एस इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे कि लूप में मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको ये याद हो, ये देखें एस इज इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ तक हमने ये टास्क परफॉर्म कर लिया है, अब हम यहाँ पर इस स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है ना। और कब तक चलेंगे, n माइनस m तक चलेंगे। तो हम ये टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 3 1 इनके फर्स्ट जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है हमारे पास 3 और 1, 31 डिवाइड बाय 11 करेंगे, इनका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9 नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, अब इस स्ट्रिंग को ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। इनके S1 के लिए लूप चल रही है अभी, वही वाली जो मैंने आपको दिखाई है। 14 मॉड 11 करेंगे, 3 नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद आगे मूव कर देंगे, अब इसको ड्रॉप कर देंगे, 41 हो जाएगा। 41 मॉड 11 करेंगे इक्वल टू 8 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद इसको अगेन ड्रॉप कर देंगे, 15 आ जाएगा। 15 मॉड 11 करेंगे, हमारे पास अब आ जाएगा आंसर क्या 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि स्पीरियस हिट हो रही है, यहाँ पे इक्वल टू 4 है ना, तो ये स्पीरियस हिट आ रही है हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे S5 के लिए, 55 को ड्रॉप कर देंगे, 92 हो जाएगा। 92 डिवाइड बाय 11 करेंगे, 4 के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी स्पीरियस हिट हो जाएगी। उसके बाद 9 को ड्रॉप कर देंगे, 26 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी अगेन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें 4 टाइम्स कंटिन्यूसली देखें, यहाँ पर एक दफा उसने हिट किया स्पीरियस हिट, यहाँ पर स्पीरियस हिट हुई, यहाँ पर स्पीरियस हिट हुई। तो अब एग्जैक्टली हमारे पास किस पॉइंट पर स्पीरियस हिट हो रही है, कि 4th टाइम जहाँ पर हो रही है वो ये है, ठीक है। तो उसके बाद हम 65 का मॉड लेंगे 11 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10 नॉट इक्वल टू 4। फिर अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा 6 को ड्रॉप कर देंगे 53, फिर मॉड लेंगे 9 आएगा, और उसके बाद 5 को ड्रॉप कर देंगे 35। तो इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो शिफ्ट S6 थी, यहाँ पर ये देखें कि शिफ्ट 6 जो थी, इस पर हमारे पास क्या है एग्जैक्ट मैच जो है ना वो परफॉर्म हुआ है, कि एग्जैक्ट जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो शिफ्ट 6 पर अवेलेबल थी। सो इस तरह से जो है ना राउंड रॉबिन की जो टेक्निक है वो काम हमारे पास राउंड कार्प जो एल्गोरिदम है वो काम करता होता है। राउंड कार्प एल्गोरिदम के अंदर हम इस तरह से मैचिंग परफॉर्म करते हैं। अब होप्स आपको ये एल्गोरिदम भी जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे बता रहे हैं कि पैटर्न अकर विद शिफ्ट S, कि हमारे हमें पता चल जाता है अगर ऐसा नहीं हो रहा है, S की वैल्यू ही लेस देन n माइनस m है, तो उस केस में फिर हम जो है ना वो ये टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास क्योंकि S की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज की है और इससे लेस देन इनकी थी, और ये बार बार हमने लूप चलाई है, लूप चला के हमने जो है ना डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारे पास क्या था एल्गोरिदम था जिसके थ्रू हम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इसके अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, रैबिन कैप मैचर के अंदर वर्स्ट केस की सिनेरियो अगर हमारे पास आ जाता है तो उस केस में अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिग O n माइनस m प्लस 1 इंटू m। लेकिन जब भी हम इस केस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें एक गुड एवरेज केस जो है ना वो देखने में मिलता है कि हमारे पास ये जो है ना एक अच्छा एवरेज कैलकुलेट करके हमें दे देता होता है। सो अगर हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स इसके अंदर स्मॉल कंसिडर करें, विच मीन्स कि बिग O इंटू 1 कर दें कि हमारे पास स्मॉल शिफ्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो देन प्राइम Q इज़ चूजन टू बी क्वाइट लार्ज। तो हमें ये जो Q की वैल्यू है उसको थोड़ा सा लार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, लार्ज लेना पड़ेगा, फिर उस Q की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल नहीं लेंगे। देन दी रैबियन कैप एल्गोरिथम कैन बी एक्सपेक्टेड टू रन इन टाइम बिग O n प्लस m। तो उस केस में अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बिग O n प्लस m जो हमारे पास जो है ना हम इसके थ्रू जो है ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस द टाइम टू रिक्वायर टू प्रोसेस
सुपीरियर स्टेट्स। और उसके अलावा जो टाइम हमें रिक्वायर्ड है, एक तो ये होगा ना कि हमने ये लेना है, इसके अलावा इसमें हम जो टाइम जो हमें रिक्वायर होगा कि उस इनके लूप को चलाने के लिए, वो हम उसका सम कर लेंगे तो हम इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा आप ऑलरेडी जो है ना पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह सर सलान साहब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो इस सेमेस्टर में आप जो है ना फाइनाइट ऑटोमेटा को बहुत अच्छे से अब तक पढ़ भी चुके हैं। आपको सर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, बहुत से टॉपिक्स आप उसमें कवर भी कर चुके हैं। सो हम फाइनाइट ऑटोमेटा की डिटेल में नहीं जाएंगे इसीलिए क्योंकि आप करंटली अभी पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ना होता आप प्रीवियस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते तो देन मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल भी बताता, लेकिन अब सर सलान क्योंकि माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छे से इस बारे में गाइड कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग को डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि हम स्ट्रिंग मैचिंग जो है ना फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। The string matching automation is a very useful tool which is used in string matching algorithm. It examines every character in the text exactly once and reports all the valid shift in big O n time. The goal of string matching is find the location of specific text pattern within the large body of text. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस, पैराग्राफ या किसी बुक के अंदर से अगर आपने कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है, कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को फाइंड आउट करना है, कुछ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते होते हैं, देन स्ट्रिंग मैचिंग को परफॉर्म करते होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसीलिए इस्तेमाल करते होते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। लाइक सर ने पहले आप लोगों से डिस्कस किया हुआ होगा सर सलान ने, कि इसमें हम क्या बनाते होते हैं, मशीन्स बनाते होते हैं। तो मशीन्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जितनी भी हम मशीन्स बनाते होते हैं तो हम उसके थ्रू ग्राफिकली पता चल रहा होता है कि हाँ जी इस वक्त हम किस स्टेट पर मौजूद हैं, वहाँ से कैसे मूव कर रहे हैं, अब कौन सी स्टेट पर आ गए हैं, तो ये सारा कुछ आप लोगों को पहले से ही आइडिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेशन एम इज अ 5 ट्यूपल, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 5 ट्यूपल होती हैं, क्यू, क्यू नॉट, ए और स्मैशन डेल्टा, ठीक है ना। जिसके उसके अलावा स्मैशन और डेल्टा बाय मिस्टेक यहाँ पर आगे डेल्टा सेपरेट है, ठीक है ना, डेल्टा एक अलग से, क्योंकि हमारे ट्रांजिशंस के बारे में बता रहा होता है, डेल्टा रहता है इसके साथ कंसीडर, ये इसकी बेस नहीं है, डेल्टा अलग से है, ये अलग है हमारे पास इनके ट्यूपल एक तरह से, तो हमारे पास 4 ये हैं और एक डेल्टा हमारे पास ट्यूपल होती है। ये बाय मिस्टेकन यहाँ पर हो गया, मैं इसे करेक्ट करके आप लोग से स्लाइड्स भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो क्यू जो है ना वो स्टेट्स को जाहिर करता है कि क्यू यहाँ पर क्या कहता है, जितनी भी स्टेट्स हमारे पास होंगी लाइक Q1, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, जितनी भी स्टेट्स हमारे पास होंगी उनको कौन जाहिर कर, किससे हम जाहिर कर सकते हैं, Q से। और उसके बाद Q नॉट जो है ना वो पार्ट होती है Q का, क्योंकि Q नॉट हमारे पास क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो A हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टिंग स्टेट्स होती हैं हमारे पास, और ये बिलोंग कर रही है, सबसेट होती है किसका, Q का। और जो से हमारे पास सिग्मा होता है, स्मैशन जिसको हम बोल देते हैं, ये तो फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं कि फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट्स के बारे में हमें किस पता चल रहा होता है, हमें सिग्मा से पता चल रहा होता है। उसके अलावा डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा फंक्शन होता है Q क्रॉस सिग्मा का, जहाँ पर Q जो है ना हमारे पास Q कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ M, के Q को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ M कह रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर फंक्शन की बात करें तो अगर तो हमारे पास नल स्ट्रिंग है, ठीक है ना, तो नल स्ट्रिंग के केस में हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपने एग्जांपल सॉल्व की भी होंगी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर कि जैसे क्यू नॉट आपने एक स्टेट बनाई, स्टेट बनाने के बाद आप वो नल स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो नल स्ट्रिंग की तरफ वहाँ से निकलते ही वहीं पर खत्म हो जाएगी, वहाँ से किसी और स्टेट पर वो नहीं जाएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन इस चीज़ को जाहिर कर रहा है। उसके बाद अगर WA है कोई हमारे पास, ठीक है ना, हम उसके अगर हम स्टेट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि हमारे पास वो आएगा W पे, W से A पर मूव करेगा और उसके बाद लूप चलती रहेगी तब तक जब तक कि हमारे पास उसकी तमाम स्टेट्स जो है ना वो कवर नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करेगा, लूप चलती रहेगी हमारे पास। इनके अगर स्टैटिक है, ठीक है ना, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टैटिक, A बिलोंग्स टू सिग्मा, कि W सिग्मा स्टैटिक से बिलोंग कर रहा है और A बिलोंग कर रहा है सिग्मा से, तो उस केस में फिर हमारे पास क्या W टू A के लिए हमारे पास लूप चलती रहेगी कि हमें जितनी भी स्टेट्स होंगी, जितनी भी स्टेट्स को हमने क्या करना होगा, जितनी स्टेट्स पर मूव करना होगा, जितनी दफ़ा मूव करना होगा हम उसमें मूव करते रहेंगे। स्टैटिक आप लोगों को पता ही होगा कि स्टैटिक का इस्तेमाल हम लूप के लिए करते होते हैं।
उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेशन मैचर की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास कोई लेंथ किसी भी हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ है, ठीक है ना, और उसको हम स्टोर करवा रहे हैं n के अंदर। उसके बाद क्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से और लूप चला रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक चलानी है? जब तक n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंदर हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है कि जो भी ट्रांजिशन अक्कर हो, डेल्टा हमें जाहिर कर रहा है कि ट्रांजिशन अक्कर कहाँ से, क्यू से टी आई पर, कि कैरेक्टर वाइज हमने फर्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके फर्स्ट इंडेक्स पर सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सोन हमने सारे कैरेक्टर्स के लिए हमने जो है ना लूप चला ली। और उसे हम कहाँ से मूव कर रहे हैं? क्यू किसी स्टेट से मूव कर रहे हैं, क्यू कोई भी Q1 Q0 Q1 Q3 जो भी हमारे पास स्टेट हम उससे मूव कर रहे होंगे स्पेसिफिक जो है ना पॉइंट पर या नेक्स्ट स्ट्रिंग पर। उसके बाद हम देखेंगे अगर तो Q की वैल्यू M के बराबर है तो देन क्या करे, अब I माइनस M करके S के अंदर उसको स्टोर करवा दे और प्रिंट करवा दे पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट S, ठीक है ना। इसके अगर ऐसा नहीं है तो देन हमारे पास क्या होगा, वो नेक्स्ट जो है ना वो शिफ्ट होता रहेगा जब तक कि उसको वो पैटर्न नहीं मिल जाएगा। द प्राइम लूप स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेशन मैचर implies that its running time on the text string of length is big O n, ठीक है ना। तो अगर इसका रनिंग टाइम हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? बिग ओ एन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तक ये जो है ना ये चीज़ थोड़ी सी शायद आपको कंफ्यूज भी कर रही हो कि हम हर लेक्चर में तकरीबन हर चीज़ जितने भी एल्गोरिदम हमने डिस्कस किए हैं उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी हमने ज़रूर डिस्कस की है। उन सभी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सवाल मैंने इनके हमेशा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसकी रीज़न बेसिकली इसके भेड़ ये है कि जब भी आप कहीं पर इंटरव्यूज़ देने जाते हैं या अगर आप कहीं टेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीएस में तो ऑलरेडी हैं, आप आगे एमफिल का प्लान करते हैं, अगर कि आप एमफिल का कहीं टेस्ट देने जाते हैं तो आप लोगों से इस किस्म के जो कॉम्प्लेक्सिटी से रेलिवेंट सवाल हैं ये आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको हर टॉपिक के रेलिवेंट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के बारे में बता दूं कि इसकी अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो वो किस के थ्रू आपके किस जो है ना फार्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अक्सर बच्चे जो है ना वो इसे ऑक्सीजन का सिंबल समझ लेते हैं, तो ये केमिस्ट्री नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जो है ना ऑक्सीजन का सिंबल नहीं है, ओ नहीं है, बिग ओ है, ठीक है ना। सो बिग ओ इज समथिंग एल्स, और केमिस्ट्री में जो आप ऑक्सीजन समझते हैं वो कुछ और चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बिग ओ है, ठीक है ना। और बिग ओ एन ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमने फाइनाइट ऑटोमेशन मैचर के अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिग ओ एन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रांजैक्शन फंक्शन को कंप्यूट करना चाहें तो हम उसको किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं? उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको स्टोर करवा लिया एम के अंदर और लूप चलाई 0 से कब तक, एम तक के लिए, एम नंबर ऑफ कैरेक्टर क्योंकि हमारे पास चला है। तो हमने हर एक कैरेक्टर के लिए क्या किया, ए बिलोंग्स टू सिग्मा स्टैरिक, कि अगर हमारे पास ए बिलोंग करता है सिग्मा स्टैरिक तो हमने क्या किया, मिनिमम फाइंड आउट किया। किस तरह से? m+1 और q+2 इनको हमने क्या किया, मिनिमम फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन हमने उसके थ्रू क्या कर लिया, इनका मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और उसको k के अंदर स्टोर करवा लिया और रिपीट किया k-1 करके इनके लूप चलाते गए और हम ये इससे कैलकुलेट करते रहे, हर बार k के अंदर में इसकी वैल्यू को स्टोर करते रहे अनटिल जो हमारे पास स्टेट है वो qa इनके q to a, जो हमारे पास q जो भी q1 q2 जहाँ से हम मूव करवा रहे हैं वो k से हम उस ट्रांजिशन पर पहुँच नहीं जाते। अगर हम पहुँच जाते तो हम वो स्टेट जो है ना, जो भी हमारा ट्रांजिशन है वो रिटर्न करवा दें कि हाँ जी इस स्टेट पर या इस ट्रांजेक्शन पर हमें फंक्शन मिल गया है। लाइक अगर इसी एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। सपोज अ फाइनाइट ऑटोमेशन विच एक्सेप्ट्स इवन नंबर ऑफ एज वेयर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एंड सी। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें कहा जाता है कि हमने जो है ना फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए डिज़ाइन करना है। तो ये मैं उसका ग्राफ जो है ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन कर लिया। इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, आप इससे आसान वे में भी कर सकते हैं, इनको सैपिट्स भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। वो माशाल्लाह सर सलान आपको बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ होगा।
सो आज हम आप देख लेते हैं यहाँ पे हम क्यू नॉट, हम ये क्यू नॉट हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, और Q1 सेकंड स्टेट है, और हमारे पास ये थर्ड स्टेट आ जाती है। उसके बाद हमने अगर हमारे पास इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं, देन इसको स्टेप बाय स्टेप अगली स्लाइड में मैंने ऐड भी कर दिया था कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप वहाँ से देखकर भी इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्यू नॉट पर हम हैं और यहाँ पर हमारे पास जो आता है, जो वैल्यू आती है वो क्या आता है, बी आता है। बी आएगा तो हमने क्या कह दिया, यहीं पर लूप चला दी कि बी जब भी आएगा तो वो यहीं पर चलता रहेगा। लेकिन अगर वो ए आता है, ए आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर सी आता है तो सी भी क्या हमने यहीं पर लूप चला दी कि सी भी अगर आता है तो देन क्या करेगा, वो यहीं पर वापस लूप के थ्रू जो है ना वो यहीं पर आ जाएगा, इस स्टेट पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ए आएगा और इवन नंबर ऑफ ए जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, तो उस केस में वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए आता है हमारे पास तो नेक्स्ट स्टेट पर हम मूव कर जाएंगे Q1 पे। अब यहाँ पर अगर बी या सी में से कोई वैल्यू आता है देन अगेन यहाँ पर लूप चल जाएगी। लेकिन अगर ए आता है देन तो फिर क्या करेंगे, Q2 स्टेट पर चल जाएंगे, और यहाँ से अगर अगेन ए आता है तो वापस किस स्टेट पर आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर बी या सी में से कोई आता है देन हम अगेन यहाँ पर लूप चलाते रहेंगे, और ये भी एक तरह से हमारे पास क्या बन गई है, लूप बन गई है। ये भी एक लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, और यहाँ पर ये जो बार बार हमारे पास अगर ए आता रहता है तो ये भी क्या होगा, लूप चलती रहेगी कि वो Q1 से Q2 पे, Q2 से Q1 पे यहाँ पास क्या है, लूप चलती रहेगी। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ पर देखें कि ट्रांजिशन Q0 टू ए कब, अगर Q0 पर अगर हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है ना, तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, Q1 पे। लाइक यहाँ पर ये देखें Q0 पर अगर हमारे पास ए आ रहा है तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, Q1 पर मूव कर जाएंगे। तो ये चीज़ ये देखें यहाँ पे क्लियर अब आपको होगी। लेकिन अगर ट्रांजिशन में Q0 पर हमारे पास बी आ रहा है तो वापस कहाँ पर आएंगे, Q0 पर ही आएंगे। ये देखें Q0 पे अगर B आ रहा है तो वापस कहाँ पर आएंगे, Q0 पे ही आएंगे। सिमिलरली अब आगे अगर देखें कि Q0 पे C आ रहा है तो अगेन कहाँ पर आएंगे, Q0 पर ही आएंगे। लेकिन Q1 पे अगर हम Q1 पे यहाँ पर अगर पहुँच चुके हैं तो Q1 पे A आ रहा है तो Q2 पर मूव करेंगे। Q1 पे अगर B आ रहा है तो अगेन Q1 पे। सिमिलरली ये सारे स्टेप्स अब आप लोग होप्स आपको समझ आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये जो है ना, जो हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो आप इसकी स्टेट्स जो है ना, ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। ये ट्रांजिशंस हैं उसकी कि हमने ट्रांजिशन बता दिया कि इस ट्रांजिशन का ये रिजल्ट आएगा, सॉरी इस ट्रांजिशन से ये इस स्टेट पर जाएगा, इस ट्रांजिशन से इस स्टेट पर जाएगा। ये हमने तमाम ट्रांजिशंस को जो है ना 1 बाय 1 यहाँ पर मेंशन कर दिया, ताकि आप जब भी इस लेक्चर को देखें या आप इस स्लाइड्स को देखें तो आपको फौरन क्लियर हो जाए। उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि W इज अ स्ट्रिंग सच एज, कि W एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कैरेक्टर्स मौजूद है वो कौन से हैं, BCAA BCAA BAC देन। तो उसमें केस में हमने क्या करना है, ट्रांजिशंस यहाँ पे करूंगी। बेसिकली वही डायग्राम जो भी हमने डिस्कस किया ये उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको हर तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ जी किस तरह से जो है ना ये स्ट्रिंग जो है ना इसमें वो मैचिंग परफॉर्म हो रही है। पहले हम इनिशियली Q0 स्टेट पर होते हैं, वहां से हमारे पास वहां पे पहली वैल्यू आती है B आती है, तो वो क्या करता है उसी स्टेट पर वापस आ जाता है Q0 पे, ठीक है ना। अगर पहली वैल्यू B आ रही है तो हमारे पास Q0 आ जाता है, उसके बाद Q0 से दोबारा अगर हम उस पर जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो कौन सी आ जाती है, हमारे पास C आ जाती है। तो C आती है तो अगेन वो क्या करेगा, Q0 पर ही वापस आ जाएगा। लेकिन अगर Q0 पे हमारे पास A आ जाता है तो वो देन क्या करेगा, Q1 पे मूव कर जाएगा, और वहां पे अगेन A आ जाता है तो वो Q2 पे मूव कर जाएगा। वहां पे अगर अगेन A आ जाता है Q2 पे जैसे मूव करते हैं वहां पे हमारे पास क्या है, ये देखें 2A के बाद अगला B है तो B आता है तो B के बाद वहीं पे Q2 पे वापस आ जाएगा। उसके बाद अगली स्ट्रिंग उस पर आती है C, तो C का मतलब फिर वो Q2 पर ही रहेगा, और अगर अगेन A आता है तो वापस Q1 पे आएगा, और फिर A आता है तो Q2 पे जाएगा, और अगर फिर A आता है तो फिर Q1 पे। तो ये लूप इस तरह से चलती रहेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि Q2 जो थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगी। Q2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो हम ये कह सकते हैं इसके थ्रू कि गिवन फाइनाइट ऑटोमेशन एक्सेप्ट्स W, कि जो हमने फाइनाइट मशीन जो बनाई है, जो फाइनाइट ऑटोमेशन बनाई है उसके अंदर अगर हम ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, W एक स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग जो है ना एक्सेप्ट करेगी, इस स्ट्रिंग को जो है ना वो एक्सेप्ट कर सकती है। सो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद हमारे 2 एल्गोरिथम स्ट्रिंग मैचिंग के बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।